खाया है। ट्रंप के बीबी का बड़ा धमाका, कतर के बाद यमन में तहलका, नेतन्याहू के निशाने पर अर्दुआन, दोहा के बाद सना, एक जैसा बारूदी वॉर जोन, बमों की बरसात, मिसाइलों की बौछार, धमाके ही धमाके, तबाही ही तबाही, आसमान से बरसता बारूद मौत बांट रहा है, इंसानी बस्ती आग में झुलस रही है, खंडरों से चीख पुकार सुनाई दे रही है, जिंदगी बचाने की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन इजराइल रहम नहीं बरत रहा है, अंधाधुंध हमले किए जा रहा है। इजराइल ने यमन के हूती लड़ाकों की हेकड़ी निकालने का मिशन शुरू किया है। अब तक का सबसे भीषण और विध्वंसक युद्ध शुरू हो गया है। इजराइल ने सही मायने में युद्ध अब शुरू किया है। खाड़ी में इजराइल सभी दुश्मनों पर टूट पड़ा है। पीएम नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े टारगेट के शिकार का सिग्नल दे दिया है। कौन है वो? क्यों ट्रंप के बीबी का फर्स्ट और लास्ट टारगेट बने हैं वो? जानने से पहले देखिए यमन के सना से आई सन्न कर देने वाली जानकारी। इजराइल ने हूती के वॉर हेडक्वार्टर को जलाकर राख कर दिया है। हूती सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाकर किए गए हमले में 35 लोगों की मौत और करीब 131 लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल ने 3 सितंबर को हुए क्लस्टर मिसाइल अटैक का बदला लेने के लिए हूती के गढ़ में बारूद बरसाया है। 3 सितंबर को हूती लड़ाकों ने फिलिस्तीन 2 और जुल्फिकार मिसाइल से तेल अवीव में धमाके किए थे। मिसाइल हमलों के बाद हूती मिलिट्री प्रवक्ता ने यह कहकर शेखी भगारी थी, نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة، وذلك بصاروخين باليستيين، أحدهما نوع فلسطين 2 الانشطاري ذي الرؤوس المتعددة يستخدم للمرة الثانية، والآخر نوع ذي الفقار، استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار। हूती की चुनौती खत्म करने के लिए इजराइल ने थोड़ा वक्त जरूर लिया, लेकिन जब बदला लिया तो ऐसा कि लड़ाका ग्रुप दहल गया। पीएम नेतन्याहू फिलहाल हूती को लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं है। नेतन्याहू हूती फाइटर्स को आसानी से हैंडल करते रहे हैं, मगर उनके लिए युद्ध में मुश्किल कतर फ्रंट पर बढ़ने लगी है, जहां हमास लीडरशिप पर किए हमले के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का दिमाग गर्म हो गया है। ट्रंप, जो कि नेतन्याहू को बीबी कहते हैं, वो उनसे खफा हो गए हैं। एक्सियोस न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने नेतन्याहू को कतर पर दोबारा हमला न करने की वार्निंग दी। ट्रंप ने फोन पर यह भी कहा कि कतर पर हमला बर्दाश्त के बाहर की बात है। लेकिन इसके बाद भी बीबी यानी नेतन्याहू का मिशन ऑन है। नेतन्याहू रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने ट्रंप की चेतावनी के बाद जो दावा किया है वो भी सुन लीजिए। And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. तुर्की सेना के लड़ाकू विमानों ने दियारबाकिर और माल्टिया हवाई अड्डों से उड़ान भरी है। अर्दुआन ने तुर्की की सभी सेनाएं हमले के बाद से अलर्ट पर कर दी हैं। तुर्की एयरफोर्स दिन रात जंगी जेट से हवाई इलाके में गश्त कर रही है। तुर्की ने सीरिया और इराक सरहद पर सबसे ज्यादा निगरानी बढ़ाई है। तुर्की ने एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। अर्दुआन को अच्छी तरह मालूम है कि नेतन्याहू का
अगला हमला अंकारा पर हो सकता है, क्योंकि अर्दवान ने हमास की लीडरशिप को तुर्की में शरण दे रखी है। अर्दवान जानते हैं कि इजराइल हमास के फंडिंग नेटवर्क की बर्बादी का ऑपरेशन चला रहा है। अर्दवान ने वक्त वक्त पर हमास लीडरशिप की रखवाली की है। हमास चीफ इस्माइल हानिया और साले अल अरोरी का तुर्की में आना जाना रहा है। अमेरिका और इजराइल ने तुर्की के कई एनजीओ पर हमास की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगा रखे हैं। यमन की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को खौफनाक अंदाज में खत्म किया गया। धमाके ऐसे हुए जिसमें किसी का भी बचना मुश्किल था। धमाके ऐसे जो गाजा में होने वाली खतरनाक बमबारी से भी भयानक थे। इन धमाकों के जरिए इजराइल ने यमन को बताने की कोशिश की थी कि अगली बार हमला करेंगे तो पूरा यमन मिटाकर रख दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ने अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए खुद को और ताकतवर बना लिया है। पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखने के लिए इजराइल ने जासूसी के लिए नया उपग्रह भी लॉन्च कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स का दावा है कि नए उपग्रह की मदद से अब हर दुश्मन पर पैनी नजर रखी जाएगी। Today, Israel, the defense industry, have launched the most capable surveillance satellite, demonstrating the invention, creation, creativity, capability of Israeli. All the startup nation help to achieve this mission to get space superiority of Israel. ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही अपनी नौसेना और IRGC की कुछ फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगी। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा बहुत बुरी तरह दहलेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा है कि पूरी दुनिया को इजराइल से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि गाजा में जिस तरह की बमबारी हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। بخصوص کشورهای اسلامی باید روابط بازرگانیشون رو به کلی قطع کنن با رژیم صهیونیست و حتی روابط سیاسی را هم قطع کنن، منزوی کنن. بیش از اون چی که امروز البته نظام خبیث صهیونی امروز منزوی ترین دولت دنیاست، در این شکی نیست. इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। ये है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं। लेकिन सितंबर महीने को लेकर नेतन्याहू की जो तैयारी है वो एक लंबे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। क्या ईरान फिर इसी तरह से जलने लगेगा? क्या इजराइल ईरान में फिर ऐसे ही आग लगाने जा रहा है? क्या तेहरान समेत ईरान के शहरों में फिर ऐसा ही धुआं उठेगा? क्या ईरान में फिर 360 डिग्री पर मौत वाला खतरा मंडरा रहा है? क्या ऐसे पिन पॉइंट हमलों से ईरान के कमांडर फिर मारे जाएंगे? 2000 पाउंड या फिर 900 किलो के इस बम की ताकत क्या है, आप इन धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब यह बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें गाजा में भी देखी गई और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गई। फरवरी में अमेरिका ने इजराइल को ऐसे 10,000 बम सप्लाई किए। अब जुलाई में ऐसे 7,000 और बम सप्लाई किए। यानी गाजा और बेरूत के बाद ईरान पर भी मेड इन अमेरिका वाला बारूद फिर से बरसाने की तैयारी हो चुकी है। फिलहाल इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है और ये बात साबित करती है कि इजराइल की युद्ध वाली तैयारी पूरी है। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने 1-2 नहीं बल्कि 7 फ्रंट हैं। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इजराइल के 23 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। इजराइल के सामने लेबनान का फ्रंट भी है, लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी है।
ट्रंप से मुलाकात के बाद नेतन्याहू क्या करने जा रहे हैं, इस बारे में या तो वो जानते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप, जिनको नेतन्याहू अब नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित भी कर चुके हैं। तेहरान में ये धमाका देखिए, रेड लाइट पर खड़ी कारों के उड़ते हुए चीथड़े। इस धमाके ने माचिस की डिबिया की तरह सब कुछ तहस नहस कर दिया। 13 जून को शुरू हुए युद्ध की शुरुआत इजराइल ने ऐसे ही हमलों से की थी। इस धमाके को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तेहरान पर हमले का वीडियो है। अब इजराइल की ख्वाहिश बता रही है कि वो इस धमाके से 10 गुना ताकत वाला ब्लास्ट करना चाहता है। सवाल वही है कि इस बार टारगेट पर कौन है? क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई है? क्या ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान है? या फिर ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है? ما دنبال جنگ نیستیم ولی اگه بخوان تجاوز کنن با قدرت جلوشون میستیم. ما نمیخوایم به جنگیم، از روز اولم گفتیم، ولی از جنگ هم هراس نداریم. तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया के मर्डर और लेबनान में पेजर अटैक के बाद खामनेई को एहसास हो गया था कि ऐसा हमला ईरान पर भी हो सकता है। इसीलिए मोसाद की ट्रैकिंग से बचने के लिए ईरान में बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया गया। बड़े बड़े लीडर चाहे खुद मोबाइल और बाकी कम्युनिकेशन उपकरणों से तो दूर रहें, लेकिन मोसाद बहुत चालाक निकला। इजराइल की एक खुफिया एजेंसी ने ईरान की लीडरशिप को खत्म करने के लिए तमाम हाई प्रोफाइल लोगों के साथ चलने वाले या फिर उनके करीब रहने वाले बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर या फिर अधिकारियों तक को मोसाद ट्रैक करता रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर में बताया गया है कि मोसाद लगातार ईरान के नेताओं, ईरान के कमांडरों और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। लेकिन इन सबकी ट्रैकिंग इनके बॉडीगार्ड्स के फोन के जरिए की जा रही थी। इनके ड्राइवर्स की फोन लोकेशन इस्तेमाल की जा रही थी और इसी ट्रैकिंग के जरिए मोसाद ने इजरायली वायुसेना को टारगेट लोकेशन भेजी, जिसके बाद ईरान को एक के बाद एक ऐसे झटके लगे जिसमें उसकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप लगभग खत्म हो गई और पॉलिटिकल लीडर्स पर भी हमला हुआ। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों में ईरान के करीब 1100 लोगों की जान गई। इसमें उसके कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक भी शामिल थे। इजराइल दुश्मनों के साथ एक जैसा सुलूक करता है, चाहे ईरान हो या तुर्की। बदला भयानक ही होगा। इजराइल का बदला ऐतिहासिक ही होगा।